नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से ठीक पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर बीजेपी सरकार को नए संकट में डाल दिया है। कर्नाटक के इस निर्णय से साफ हो गया है कि 2024 के आम चुनाव में भी पुरानी पेंशन कांग्रेस के लिए एक खास मुद्दा होगा। कांग्रेस की तरफ से फेंके गए इस पत्ते पर अब बीजेपी कैसे खेलती है, इसका खुलासा अंतरिम बजट के सामने आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लीड ले ली है। अब ये अलग बात है कि 3 राज्यों में ओपीएस बहाल करने, बाकी राज्यों और पूरे देश में ओपीएस बहाली का वादा करने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। बुरी स्थिति तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई, जहां उसने पहले ही ओपीएस बहाल कर दिया था। इसके बावजूद वो अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाई। कांग्रेस को फिर भी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा तबका उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में ही वोट किया। चूंकि बीजेपी अभी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई है और 2024 का चुनाव सिर पर है, लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। मित्रों, पुरानी पेंशन बहाली कोई मामूली मुद्दा नहीं है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से ये एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो जीवन मरण का सवाल है। लगभग 1 करोड़ कर्मचारी इस मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़े हैं। यदि उनके परिवारों और रिश्तेदारों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 10 करोड़ चली जाती है। जब लोकतंत्र में जनमत और बहुमत से ही सब कुछ तय होता हो तो 10 करोड़ की आबादी कितनी बड़ी अहमियत रखती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी जिस भी तरफ मुड़ जाए, सत्ता का रुख उस तरफ मुड़ना तय है। ऐसे में भला कौन सा राजनीतिक दल होगा जो इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर दे, वो भी तब जब चुनाव चौखट पर खड़ा हो और हार जीत का समीकरण दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने कर्नाटक से एक सधी हुई चाल चली है। यदि बीजेपी अब इस चाल पर खेलना चाहती है तो जाहिर है उसे बड़े पत्ते फेंकने पड़ेंगे, और वो बड़ा पत्ता अंतरिम बजट में ओपीएस बहाली पर किसी ठोस निर्णय के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मगर अंतःपुर से जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है, फिलहाल ओपीएस की बहाली असंभव लगती है। फिर सवाल उठता है कि बीजेपी इस मुद्दे से कैसे निपटेगी, और यदि इस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ देती है फिर 2024 की चुनौती से कैसे निपटेगी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बीजेपी की तरफ से आने हैं और इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। मित्रों, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है जो मंदिर निर्माण या इस तरह के अन्य प्रतीकों की प्रतिष्ठा से शांत हो जाए। भूख से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भूख रोटी से ही शांत होती है। भूखे भजन जब संत नहीं कर पाए तो भला ये सरकारी कर्मचारी, वो भी बुढ़ापे में, कैसे कर पाए। अब ऐसा नहीं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे की तासीर को नहीं समझ रहा है, शिद्दत से महसूस कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओपीएस के बगैर ही 3 प्रमुख राज्यों में उसने ओपीएस वाली कांग्रेस को भले ही हरा दिया, मगर यदि आज वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चाह करके भी ओपीएस समाप्त नहीं कर पा रहा है तो ये इस मुद्दे की तासीर का ही तकाजा है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ओपीएस बहाली का पहला कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में उठाया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की भी कांग्रेस की सरकारों ने ओपीएस बहाल कर दिया। इससे देश में ओपीएस बहाली आंदोलन को बड़ा बल मिला। इससे बाकी राज्यों पर भी दबाव बना और बाद में पंजाब और झारखंड की सरकारों ने भी ओपीएस बहाली की सूचना जारी कर दी। ओपीएस बहाली के बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीबी सोमनाथन के नेतृत्व में पिछले साल अप्रैल महीने में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी को एनपीएस को ही बेहतर बनाने की संभावना तलाशने का टास्क दिया गया। इस बीच हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस बहाली एक बड़ा मुद्दा था। इसके बावजूद बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने में सफल हो गई। मित्रों, जाहिर है कि बीजेपी की नीति और नीयत में ओपीएस बहाली नहीं है।
मगर सच ये भी है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकारें चाह करके भी ओपीएस समाप्त नहीं कर पा रही। अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान के भजन लाल सरकार ने कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। नियुक्त की शर्तों में अंशदायी पेंशन योजना का जिक्र था। मामला सामने आया तो हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार पर हमले किए तो कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सरकार को मजबूर होकर उसी दिन दूसरा आदेश जारी करना पड़ा। नए आदेश में पेंशन का बिंदु हटा दिया गया। जाहिर है, यह कदम राज्य सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही उठाया होगा। यानी ये बेबसी राज्य सरकार की नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की है। अब इस बेबसी के पीछे 2024 के चुनाव के अलावा आखिर क्या मजबूरी हो सकती है? यानी अगर 2024 का आम चुनाव सिर पर नहीं होता तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही ओपीएस समाप्त हो चुका होता। वाकई बीच बीच में होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों की मनमानी पर थोड़े अंकुश तो लगाते। बीजेपी इसीलिए लंबे समय से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी कराने की वकालत कर रही है, ताकि पूरे 5 साल तक अपने मन की करने की छूट मिल जाए। बहरहाल, राजस्थान सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट है कि आम चुनाव से पहले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेगा। मगर स्पष्ट ये भी है कि केंद्र सरकार फिलहाल पुरानी पेंशन बहाल नहीं करने वाली। हो सकता है वो रणनीतिक रूप से आगे बढ़े, पहले कदम के रूप में एनपीएस को ही बेहतर बनाकर पेश करते। जैसे कि चर्चा है, मूल वेतन का 40 से 45% गारंटी शुदा पेंशन दी जा सकती है। सरकार को भरोसा है कि इतना भर कर देने से सरकारी कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा उसके पाले में आ जाएगा, खासतौर से वो जो बीजेपी की विचारधारा को पसंद करता है, क्योंकि इसी तरह के कर्मचारियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को वोट कर दिया था, भले ही वे ओपीएस आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। हालांकि इसके पीछे एक वजह और भी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 23 नवंबर को जयपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सोमनाथन समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पुरानी पेंशन पर विचार कर सकती है। पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। अब यदि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर कुछ नहीं करता है तो हो सकता है वही कर्मचारी जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था 2024 के चुनाव में वादा खिलाफी का बदला लेने उतर जाएं, क्योंकि वोट फॉर ओपीएस का नारा अभी भी गूंज रहा है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है, इसीलिए अंतरिम बजट में एनपीएस का बदला हुआ रूप आपको हर हाल में देखने को मिल सकता है। अब एनपीएस के नए रूप पर सरकारी कर्मचारियों की कैसी प्रतिक्रिया होती है, सरकार का अगला कदम उसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये मोदी की सरकार है। इसका हर कदम चुनावी नफा नुकसान की आहट पर ही उठता है। मित्रों, यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर नहीं कर पाई होती तो हमारा दावा है मंदिर का उद्घाटन बाद में होता, पुरानी पेंशन की बहाली पहले हो गई होती। आपको याद होगा, हमने 5 नवंबर 2023 के एपिसोड में भी ये बात कही थी। हमने कहा था, यदि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से 2024 के आम चुनाव से पहले वो इस मुद्दे को कांग्रेस के हाथ से छीनना चाहेगी और इसी छीना झपटी में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा हल हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के कारण ओपीएस की लड़ाई थोड़ी लंबी हो गई, मगर ये लड़ाई अभी भी कर्मचारियों के हाथ से निकली नहीं है। यदि कर्मचारी चाह जाएं तो अभी भी 2024 के चुनाव से पहले सरकार को इस मुद्दे पर कोई न कोई ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है, मगर फिर वही सारा कुछ कर्मचारियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि प्रतिक्रिया तीखी होती है, आंदोलन तेज होता है,
तो सरकार उसी तरह कर्मचारियों के आगे झुक सकती है जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो किसानों के आगे झुकी थी। अब सवाल उठता है कि क्या कर्मचारी सरकार पर इतना दबाव बना पाएंगे या बेहतर एनपीएस को ही ओपीएस मानकर स्वीकार कर लेंगे। यहां हमें एक आशंका है। खास तौर से वे कर्मचारी बेहतर एनपीएस को स्वीकार कर सकते हैं जो बीजेपी की विचारधारा को पसंद करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की एकता खंडित हो जाएगी, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। जाहिर है सरकार का मकसद तो पूरा हो जाएगा मगर इस आंदोलन का मकसद अधूरा रह जाएगा। फिर ओपीएस बहाली का आंदोलन किस रूप में और कहां खड़ा दिखाई देगा कह पाना कठिन है। मगर यदि कर्मचारी अपने मुद्दे पर एकजुट बने रहते हैं तो निश्चित रूप से ओपीएस बहाली की कहानी उन्हीं के हाथ से लिखी जाएगी। हो सकता है बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले कर्मचारियों को कोई लिखित में आश्वासन ही दे दे, इस मुद्दे को घोषणा पत्र में ही शामिल कर दे। अब कर्मचारी क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, मगर अभी के उनके रुख से तो साफ है कि यदि अंतरिम बजट में ओपीएस का कोई समाधान नहीं हुआ तो देश को 1974 के बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सरकार के दो बड़े विभागों रेलवे और सिविल रक्षा में स्ट्राइक बैलेट हो चुका है। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% ने और सिविल रक्षा के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सहमति दे दी है। ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ रहे नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने साफ कर दिया है कि अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा। यदि सरकार ओपीएस बहाल नहीं करती है तो सीधे तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तिथि तय की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ रहे एक दूसरे संगठन एनएमओपीएस ने केंद्रीय कर्मचारियों की इस प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन किया है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने साफ कहा है कि कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और ओपीएस बहाली तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी 96% रेलवे के साथियों ने इस पक्ष में मतदान किया है कि हड़ताल होनी चाहिए ओपीएस पर, और हम तो समझते हैं जिम्मेदार साथियों को इस पर निर्णय लेना चाहिए और हम उसके पक्ष में रहेंगे क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा मकसद है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप तमाम बड़े बड़े फैसले लिए हैं, एक फैसला नौजवानों के पक्ष में लीजिए क्योंकि एनपीएस एक खराब व्यवस्था है। हम उसमें संशोधन क्या करेंगे? कोई कह रहा 40% हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई चीज 40% हो जाए, 50% हो जाए, जब उसका सिस्टम ही गड़बड़ है, उसका तरीका ही गड़बड़ है, तो चाहे 40 हो चाहे 50 हो। और अगर 40, 50, 45 की बात कर रहे हैं तो भाई एनपीएस में क्यों दे रहे हैं? मैं तो कहता हूं ओपीएस लागू करिए, उसमें आप दे दीजिए जब आप एनपीएस में दे रहे हैं। संशोधन नहीं स्वीकार होगा, ये बात बिल्कुल सत्ता में बैठे हुए लोग जान लें। और अगर संशोधन होगा तो निश्चित उसका तगड़ा विरोध होगा, इस देश के अंदर होगा, क्योंकि राजनेता अगर 4-4, 5-5 पेंशन ले सकता है तो एक कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी, एक बाबू, एक टीचर क्यों नहीं ले सकता है? क्यों नहीं उसका हक है? आप 4-4 लोग हैं और हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाओगे? भाई इस देश की करोड़ों लोगों की ओपीएस डिमांड है, करोड़ों लोगों की डिमांड है, और इसीलिए मैं कहता हूं ये लड़ाई हम जीतेंगे 110%। मित्रों, सिर पे चुनाव, कर्मचारियों के दबाव और कांग्रेस के दांव से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। लगता है उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अकेले राम मंदिर के सहारे 2024 की चुनौती को पार पाना कठिन है, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी आसमान पहुंच चुकी है, किसान, नौजवान सभी परेशान हैं। ऐसे में कर्मचारियों से पंगा लेने का जोखिम भारी पड़ सकता है। जिस तरह ओपीएस की बहाली कर्मचारियों के लिए जीवन मरण का सवाल है, उसी तरह 2024 को जीतना बीजेपी के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीवन मरण का सवाल है। ऐसे में ओपीएस बहाली पर किसी ठोस निर्णय के अलावा दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि दिल्ली का रास्ता रोकने के लिए किसान एक बार फिर
13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। अब यहां बीजेपी सरकार, खास तौर से प्रधानमंत्री से हमारा एक आग्रह है, कम से कम एक बार अर्थव्यवस्था के शाश्वत रास्ते को तो आजमा कर देखिए। हमारा दावा है, देश सिर्फ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी ही नहीं बनेगा, 15 लाख रुपए हर खाते में भी अपने आप पहुंच जाएगा। दरअसल पानी और पैसा दोनों की प्रकृति एक जैसी है। जिस तरह पानी जितनी लंबी दूरी तय करता है उतने ही बड़े इलाके को हरा भरा कर देता है, उसी तरह पैसा भी जितनी लंबी दूरी तय करता है, या कहें कि जितने अधिक से अधिक लोगों के पास से होकर गुजरता है, उतने ही अधिक से अधिक लोगों को समृद्ध बना देता है। पानी को लंबी दूरी तय करने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरना पड़ता है, मगर पैसे को लंबी दूरी तय करने के लिए निचले पायदान से चलना पड़ता है। तो यदि पैसे को लंबी दूरी की यात्रा करानी है, यानी अधिक से अधिक लोगों के पास से होकर गुजारना है, तो जरूरी है कि समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों की जेब में अधिक से अधिक पैसे को पहुंचाया जाए। जाहिर है, जब पैसा जरूरतमंद लोगों के पास होगा तो वो इसे खर्च करेंगे और अंत में वो पैसा चलकर आपके पास ही पहुंचेगा, सरकारी खजाने में ही पहुंचेगा। मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते वो जितने लोगों के पास से होकर गुजरेगा, सभी को समृद्ध बना देगा। नहीं तो जिस तरह से पानी एक जगह जमा करने से सड़ जाता है, उसी तरह पैसे को 2-4 लोगों के पास जमा करेंगे तो फिर अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आंकड़े में 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी भले बन जाए, मगर वास्तव में देश कंगाल हो जाएगा, जनता दरिद्र हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे आज की पीढ़ी नहीं, आज तो लोग आपकी जय जयकार कर ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको सम्मान के साथ याद करें। ओपीएस की बहाली इस दिशा में एक कदम हो सकता है। हमने पहले भी कहा है, आज भी अपनी बात पर कायम हूं, ओपीएस देश हित में है, अर्थव्यवस्था के हित में है। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करे। 2024 के चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई न कोई ठोस निर्णय जरूर लेगी। तो मित्रों, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और विचार से हमें अवगत कराते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, यदि ये कहानी आपको ठीक लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है कि जो भी नई कहानी, जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें, उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। यदि आप घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो वो सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी, फिर सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जल्द मिलेंगे नए विषय, नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।